आज मैं जिस शख्सियत से आप सबका परिचय कराने जा रहा हूँ वो न सिर्फ बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं बल्कि समाज और देश को नई दिशा देने के लिए भी जाने जाते हैं। आम आदमी के लिए वो पासपोर्ट मैन ऑफ इंडिया हैं तो कईयों के लिए सकारात्मकता के ब्रांड एम्बेसडर। हमारे साथ हैं बहुमुखी प्रतिभा के धनी और करियर राजनीतिज्ञ श्री ज्ञानेश्वर मूले जी। ज्ञानेश्वर मूले जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका इतना कष्ट लेने के लिए। ज्ञानेश्वर जी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी जो पृष्ठभूमि है, एक किसान परिवार में पैदा हुए, महाराष्ट्र के एक मराठी परिवार में, आप अपनी जीवन यात्रा को किस तरीके से देखते हैं? सही है, आपने कहा। मेरे पिताजी, मेरा परिवार जो है एक किसान का परिवार रहा है, दर्जी का परिवार रहा है और वहाँ से निकलकर हमारी जो पहली पीढ़ी है जिन्होंने शिक्षा ले ली है, तो वहाँ से निकलकर फिर मैं महाराष्ट्र में डिप्टी कलेक्टर की जो परीक्षा होती है उसमें उत्तीर्ण हुआ। उसके बाद यूपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण होकर विदेश सेवा में आ गया और उसके बाद 35 साल विदेश सेवा में राजदूत के हैसियत से काम किया, अधिकारी के हैसियत से काम किया। फिर विदेश मंत्रालय में आके मैंने 3 साल से सचिव विदेश मंत्रालय रहा। ये सफ़र जो है बहुत मैं समझता हूँ कि क्रिएटिव रहा, क्योंकि आम तौर पे डिप्लोमेसी की हमारी जो व्याख्या है उसमें हम विदेश मंत्रालय से अपने आप को जुड़ते हुए नहीं देखते हैं। विदेश मंत्रालय मतलब वो जो सिर्फ विदेश के बारे में सोचता है। लेकिन मैंने, चूँकि मेरा पार्श्वभूमि ये थी कि एक साधारण परिवार से आया, मैं हमेशा सोचता था कि विदेश नीति और आम आदमी में कुछ ना कुछ पुल होना चाहिए, ऐसी कोई चीज़ होनी चाहिए। तो उसके लिए मैं हमेशा लिखता रहा। जो भी मैंने विदेश में अनुभव किया, डिप्लोमेसी क्या होती है, नेगोशिएशंस कैसे होते हैं, एक दूसरे को शिखर वार्ता होती है तो उसका मतलब क्या है, कैसे डिप्लोमेट एक दूसरे को मिलते हैं, विदेश में एम्बेसी की क्या भूमिका रहती है, किस तरह से वहाँ के लोगों के साथ वो काम करते हैं, किस तरह से वो भारत के लोगों की मदद कर सकते हैं, इसके बारे में बड़ा विस्तृत मैंने लिखा है, मराठी और हिंदी में भी। तो मैंने हमेशा ये देखा है कि मुझे ना सिर्फ मैं भारत सरकार का राजदूत था, मैं इस पूरे 130 करोड़ जनता का राजदूत था। इसी हैसियत से मैंने देखा और उसमें भी आम आदमी का राजदूत के रूप में मैंने अपने आप को देखा। पासपोर्ट का जो पूरा रिफॉर्म है उसके पीछे यही मेरा उद्देश्य था कि ये ऐसा डॉक्यूमेंट है जो हर आदमी के लिए एक एम्पावरमेंट का ज़रिया है। जिसके हाथ में पासपोर्ट होता है, वो सी पोर्ट हो, एयरपोर्ट हो, लैंड पोर्ट हो, वहाँ से वो प्रगति की तरफ जा सकता है, शिक्षा के लिए जा सकता है, तकनीकी के लिए जा सकता है, व्यापार के लिए जा सकता है, औद्योगिक प्रशिक्षण के लिए जा सकता है, एंटरटेनमेंट के लिए भी जा सकता है। और क्यों ना आम आदमी के पास पासपोर्ट हो। तो मेरा ये मकसद था कि राशन कार्ड से भी, आधार कार्ड से भी और मतदाता कार्ड से भी आसान होनी चाहिए प्रक्रिया पासपोर्ट की, और वो मैंने करके दिखाया। आपकी जो जीवन यात्रा है वो इस बात का परफेक्ट उदाहरण है कि आदमी चाहे तो कुछ भी कर सकता है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी पहली पोस्टिंग, जो पढ़ाई होने के बाद, यूपीएससी करने के बाद आपकी पहली पोस्टिंग कहाँ पे हुई और क्या चुनौतियाँ आई? पहली पोस्टिंग मेरी हुई जापान में। मेरे लिए एक वो सांस्कृतिक धक्का, कल्चरल शॉक के रूप में आया। भारत का समाज और जापान का समाज जो है बहुत ही अलग है, भिन्न है। लेकिन ये भी मुझे पता चला कुछ ही समय में कि मनुष्यगण पूरे विश्व में वास्तव में बहुत सारे समान धागे लेके बन गया है। और हमारे तो जापान के साथ सांस्कृतिक धागे बहुत पक्के हैं। लेकिन इसके अलावा मैंने जो सीखा वहाँ पर, उनकी विनम्रता सीखी, उनका अनुशासन सीखा, एक दूसरे के प्रति जो वो एक सम्मान की भावना रखते हैं, आदर की भावना रखते हैं, वो सीखा। और हर चीज़ को बारीकी से देखना, तफसील में जाकर काम करना, ये बात मैंने जापानी लोगों से सीखी। और मुझे ये हमेशा लगता है कि मेरे ऊपर भारत के बाद अगर सबसे ज़्यादा संस्कार कहीं अन्य जगह के हुए हैं तो वो जापान के हुए हैं। भाषा मैंने सीखी, आज भी मैं उत्कृष्ट जापानी बोल सकता हूँ। इसकी वजह वहाँ जाके मैंने अध्ययन किया भाषा का, वहाँ के संस्कृति का अध्ययन किया, बहुत सारा पूरे देश में वहाँ घूमा
और जानने की कोशिश की लोगों की समस्या क्या है, लोग किस तरह से जीते हैं, इनके आचार विचार उच्चार वो कैसे है, ये सब देखने का मौका मिला। और मैं समझता हूँ कि अपने आप को बहुत खुशनसीब हूँ, क्योंकि विदेश मंत्रालय ने, भारत सरकार ने हमारे ऊपर इतना विश्वास दिखाया और जिसका मैंने इस्तेमाल भी मैंने अच्छी तरह से किया। विदेशों में आप रहे और दूतावासों में रहे, तो उन जगहों पर भारत की छवि सुधारने के लिए आपने किस तरह के प्रयास किए कि दोनों देशों के परस्पर संबंध अच्छे हों और भारत की छवि भी सुधरे? बहुत दिलचस्प प्रश्न है। कभी इसके बारे में बात करने का मौका नहीं मिलता है कि एक व्यक्तिगत योगदान भी हर जगह होता है। जैसे पूरा एक राजदूतावास पूरी तरह से मिल के काम करता है, उसके अलावा व्यक्तिगत आपके जो उपक्रम है, इनिशिएटिव्स है, विचार है, उसका भी प्रतिबिंब आपके काम में लगता है। जैसे जापान में मैं वहाँ के फेस्टिवल ऑफ इंडिया उसका इंचार्ज था, तो भारत की संस्कृति करीबन 60 शहरों में ले जाने का मौका मुझे मिला। उसमें नृत्य था, नाट्य था, संगीत था, हमारी लोक कलाएँ थी। तो ये सब के साथ मैं भी अपने अनुभव से संपन्न भी हो गया, लेकिन उन लोगों तक हमारी संस्कृति पहुंचा पाया। जब मैं रशिया में था तो पूर्व यूएसएसआर, जिसको हम बोलते हैं सोवियत रशिया, उसका पतन होता जा रहा था, एक नया रशिया उभर आ रहा था। तो हमारी जो बिज़नेस कम्युनिटी भारतीय वहाँ पर थी, वो बड़ी कन्फ्यूजन में थी, उलझन में थी कि इस पूरे स्थिति में हम कैसे आगे निकलने का मार्ग ढूंढ लें। तो उनको मदद करते समय मैंने इंडियन बिज़नेस एसोसिएशन की मॉस्को में 1999 में स्थापना की। और मैं अब कहने को बहुत मुझे खुशी होती है, आज वो संस्था बहुत बड़ी बन गई है और पिछले कुछ सालों पहले उन्होंने अपनी 25वीं सालगिरह मनाई, तो मुझे प्रमुख अतिथि के रूप में उन्होंने मुझे बुलाया। मुझे पता नहीं था कि मैंने जो बहुत साधारण बीज बोए थे उसको कितना बड़ा वटवृक्ष जो है हुआ। तो ये बात होती है। अमेरिका में जब मैं था तब मैंने काउंसलेट एट डोर स्टेप करके एक उपक्रम शुरू किया कि लोगों को काउंसलेट आने की ज़रूरत नहीं, काउंसलेट आपके पास आ जाएगा। इस तरह का एक उपक्रम शुरू किया, जहाँ लोगों के साथ संवाद शुरू किया, उनको भारत के साथ कैसे व्यापार कर सकते हैं, भारत में निवेश कैसे कर सकते हैं, भारत के लोगों के साथ सांस्कृतिक संबंध किस तरह से पैदा कर सकते हैं, ये दिखाया। जब मालदीव में था तो कोशिश की कि भारत का वहाँ का जो निवेश है, इन्वेस्टमेंट है, वो बढ़े, और उसको भी बहुत अच्छा प्रतिसाद आया। आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि वहाँ का जो भारतीय सांस्कृतिक केंद्र है उसकी स्थापना मेरे समय में मैंने की, और वहाँ के पहली साहित्यिक संस्था जो है लिटरेरी ऑर्गेनाइजेशन, वो भी मैंने स्थापित की। और उसका नतीजा ये है कि आज भी वहाँ ज्ञानेश्वर मूले जी के नाम से एक काव्य स्पर्धा प्रतियोगिता हर साल होती है, और आज अभी वो 7वें या 8वें साल में प्रवेश कर चुकी है। तो ये जो एक आंतरिक समाधान, सेटिस्फैक्शन होता है, ये मैं समझता हूँ कि मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। और ये करते समय देश की सेवा करने का मौका भी मिला, और उसके लिए मैं हमेशा कृतज्ञ रहता हूँ अपने देश के प्रति, मंत्रालय के प्रति और भारत सरकार के प्रति भी, क्योंकि उन्होंने इतना विश्वास मुझ में दिखाया। तो हर जगह जाके कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन करना है, ये मेरा हमेशा ध्येय रहा है, और उसको करने की कोशिश की। कहीं बहुत यश मिला, कहीं उतना यश नहीं मिला, कहीं अपयश भी मिला, लेकिन वो यात्रा, हमारी सकारात्मकता की यात्रा जो है, वो ज़िंदगी भर जारी रही और आगे भी चलती रहेगी। अभी तो मैंने सकारात्मकता ये मिशन समझ के काम करना शुरू किया है। पॉजिटिविटी मिशन पॉजिटिव मैं इसको कहता हूँ। पासपोर्ट बनाना भारत में काफ़ी दुरूह रहा है और काफ़ी मुश्किल भरा माना जाता है, लेकिन पासपोर्ट में आपने इतना अच्छा काम किया कि आपको पासपोर्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इस तरह का ख्याल कैसे आया कि पासपोर्ट बनाने को एकदम आसान किया जाए, आम आदमी के लिए बिल्कुल उसको सरल किया जाए? इसमें एक तो बहुत पुराना मेरा अनुभव था कि जापान में जब चला गया तो मेरी इच्छा थी कि मेरे माँ बाप मुझे जापान में आके मिले, जो भी मैं काम कर रहा हूँ उसको देखे और गौरव महसूस करे, क्योंकि मैं भी गौरव महसूस कर रहा था कि मेरे पिताजी आ जाएंगे। लेकिन उस समय उनको जो कठिनाई आई पासपोर्ट लेने में, गांव से बम्बई आना पड़ा 500 किलोमीटर, वहाँ 3-4 दिन रहना पड़ा। हमारे मित्र अच्छे थे, लेकिन उन किसी के भी घर में लंबा शहरों में रहना बड़ा मुश्किल होता है। तो वहाँ वो जाके रहे, और फिर 3-4 बार उनको पासपोर्ट ऑफिस जाना पड़ा। हो गया पासपोर्ट, फिर मुझे 1-2 बार फ़ोन भी करना पड़ा उनको,
तो लेकिन मैंने देखा कि क्यों लोगों को 500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर जाना पड़ेगा, लोगों को जहाँ है वहाँ पासपोर्ट मिलना चाहिए। तो जब मुझे मौका मिला तो 2016 और 2019 के बीच में हमने 450 नए कार्यालय देश में खोले। इतना ही करके हम नहीं रुके, हमने कहा कि प्रक्रिया को देखो। प्रक्रिया में ऐसा था कि 16 तरह के डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत थी, हमने उसको 16 से उतार कर 3 पे लाए। आज आपके पास आधार कार्ड, मतदाता कार्ड और पैन कार्ड अगर है तो आपको पासपोर्ट मिलना चाहिए। ये ऐसी सुविधा उसमें हमने की है। और इसके मुझे बहुत गर्व होता है कि ये हमने परमानेंट एक योगदान देने की कोशिश की है। और उससे काफ़ी मुझे आज भी, मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ लोग बोलते हैं कि 2 दिन में पासपोर्ट मिला, 3 दिन में मेरे पास घर में पहुँच गया, तो बहुत अच्छा महसूस होता है। और इस योगदान के लिए मैं अपने सब जो साथी थे मेरे विदेश मंत्रालय में, मेरी मंत्री महोदया रही सुषमा स्वराज जी, उनका जो योगदान रहा है वो मेरे से भी ज़्यादा है, क्योंकि उन्होंने काम किया, हमें गाइडेंस दिया और हमसे ये काम करवाया। तो बहुत अच्छा लगता है कि एक अच्छा काम अपने हाथ से हो गया जो पूरे देश के लिए आज के दिन में उपयुक्त रहा। वाकई ये काबिल तारीफ़ बात है। मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ कि विदेशों में आप इतने दिन रहे, काफ़ी साल गुजारे, ऐसी कौन सी बात जो आपके दिल को छू गई विदेशियों के लिए, भारत के प्रति उनके मन में क्या भावनाएं हैं? मुझे ये लगा कि भारत के प्रति पूरे विश्व की जनता में बहुत प्यार है। मैं पाकिस्तान की या चीन की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो प्रासंगिक है। उन देशों में, हमारे देश में भी बहुत सारे समान धागे हैं, लेकिन मैंने ये देखा पूरे विश्व भर, जिसको हम विश्व बंधुत्व कहते हैं, वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं, वो भावना मैंने उसका अनुभव किया है, उसको जिया है मैंने। और इसलिए मुझे आज भी लगता है कि विश्व के सब देश के सभी नागरिक जो है हमारे परिवार है। इसलिए चाहे पर्यावरण हो या शिक्षा हो, हम सब लोग इकट्ठा काम करके एक सकारात्मक दिशा में हमारी इस दुनिया को ले जा सकते हैं। तो वो मेरी एक सोच रही कि कितने लोग अच्छे हैं और सब लोग बंधुभाव से जी सकते हैं और उस तरह का पर्यावरण बन सकता है। कभी कभी कटुता भी आ जाती है, कुछ समस्याएं आती है, कुछ वाद विवाद से कुछ हिंसा भी होती है इस विश्व में, लेकिन मूल रूप से आदमी में सकारात्मकता लदालत भरी हुई है। एक मेरी अपनी धारणा है और उसी को हम उजागर करने की कोशिश करते जा रहे हैं। न्यूयॉर्क में रहते हुए महात्मा गांधी के सपनों को जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी स्वच्छता अभियान शुरू किए हैं, न्यूयॉर्क में आप जब थे तो आपने भी कुछ इस तरह की मुहिम शुरू की थी, उसके बारे में काफ़ी चर्चा हुई थी, क्या था वो? बिल्कुल सही, हमने स्वच्छ कॉन्सुलेट अभियान किया। उसका मकसद ये था कि विदेश में जब हमारा दूतावास जो होता है वो एक अपने देश का चेहरा होता है। बाहर से कोई आता है तो भारत का चेहरा उन लोगों को वहाँ दिखना चाहिए, दिखता है। और वो चेहरा अगर सुंदर नहीं है तो भारत के प्रति जानने की उनकी उत्सुकता जो है, कुतूहल जो है, वो वहीं पे थम जाएगा। तो मेरी ये चाहत थी कि मेरे कॉन्सुलेट में जो व्यक्ति आता है वो वहाँ से आनंद, खुशियाँ लेके जाना चाहिए। तो उसके लिए एक तो बहुत अच्छा माहौल होना चाहिए, हमारे लोगों को स्मित हास्य के साथ, स्माइल के साथ स्वागत करना चाहिए। तो इसी बहाने जब मेरी एक आदत रही है कि जिस भी देश में मैं गया हूँ, सबसे पहले एम्बेसी में हर कोने को मैं विज़िट देता हूँ, हर कमरे तक चला जाता हूँ। तो मैंने देखा कि काफ़ी गंदगी फैली हुई है, विशेषकर जो बेसमेंट है, बस वहाँ पर बहुत सारी फाइलें पड़ी हुई है, पुराने कंप्यूटर्स पड़े हुए हैं, पोस्टर्स पड़े हैं, चित्र पड़े हैं, फिल्मों के रील्स पड़े हुए हैं। तो मैंने सोचा कि हम ही को ये करना है, बाहर से आके तो कोई नहीं करेगा। तो वो मैंने अभियान ले लिया और उसके तहत कई सारे 7-8 बड़े ट्रक, अमेरिकन जो ट्रक होते हैं बहुत बड़े होते हैं, उसको भरकर हमने कचरा निकाला। करीबन मुझे 1.25 साल 1.5 साल लगा पूरा कचरा निकालने के लिए, इतना वहाँ था। और जब आप कोई चीज़ फेंकते हो तो देख के फेंकना ज़रूरी होता है, तो प्रिकॉशन लेके जहाँ ज़रूरी है वहाँ उसका डिजिटाइजेशन में हमने बहुत बड़े पैमाने पे किया और उसको हमने उस काम को पूरा किया। मानवाधिकार आयोग के सदस्य के रूप में आपके सामने क्या चुनौतियाँ आई या क्या उपलब्धियाँ रही आपकी? देखिए, मानवाधिकार की जहाँ तक बात है, हमारे कुछ मौलिक अधिकार है, मानवीय अधिकार जो है, मानवाधिकार जिसको हम बोलते हैं, वो भी है।
हमारे जीवन से संबंधित ये अधिकार है, आरोग्य से, स्वास्थ्य से संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है, जानकारी के संबंधित है, जिसको हम इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन कहते हैं। उसके अलावा राइट टू फूड, राइट टू शेल्टर, राइट टू वाटर, इन सब चीज़ों की इसमें शामिल है। सरकार की अनेक योजनाएं हैं, बहुत अच्छी योजनाएं हैं। कई बार इसमें आम आदमी के प्रति वो पहुंचती नहीं है। इसके लिए यंत्रणा को सक्षम कैसे किया जाए, इसके ऊपर आयोग में बहुत विचार होता है। उस तरह के निर्देश और एडवाइजरीज भी इशू की जाती है। कस्टोडियल डेथ्स होते हैं हमारे यहाँ, कुछ कारावास में होते हैं, कुछ जुडिशियल कस्टडी में होते हैं, कुछ पुलिस कस्टडी में होते हैं, तो उसकी भी जांच पड़ताल जो है मानवाधिकार आयोग करती है। और इसके अलावा मानवाधिकार के बारे में जागरूकता पैदा करना भी हमारा काम है। तो उसके लिए हम इंटर्नशिप करते हैं युवा वर्ग को शिक्षित करने के लिए। इसके अलावा कमीशन पूरा जो है राज्यों के साथ संवाद प्रस्थापित करता है। बाकी जो आयोग है उनके साथ भी हमारा एक वर्ष में 2 बार उनके साथ संवाद होता है। उद्देश्य यही है कि मानवाधिकार के प्रति हर व्यक्ति जागरूक रहे। अगर हम दूसरों के अधिकारों का सम्मान करना सीखें तो हमारे अधिकार की रक्षा हो जाती है। ये मानवाधिकार का सूत्र है। तो इस संदेश को भी हम फैलाने की कोशिश करते हैं। राइट टू लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी और डिग्निटी, ये 4 स्तंभों पर जो है मानवाधिकार खड़ा है। और उसके जहाँ तक हो सके उसका पालन हो, लोग उसको समझे और अपने जीवन में अपनाएं, इसलिए इसके लिए मानवाधिकार आयोग जो है वो प्रयत्नशील रहता है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि कोरोना काल के बाद ख़ास तौर से पूरी दुनिया में एक नकारात्मकता का अंधेरा छाने लगा है। ऐसे में आपने एक अच्छी पहल की है सकारात्मकता लाने के लिए, वो क्या है ज़रा विस्तार से हम लोगों को बताएं, हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, आपने कोरोना की बात छेड़ी तो विडंबना ये है कि जब कोई कहता है मैं निगेटिव हूँ, कोरोना से बाधित मैं निगेटिव हूँ, तो उसको हम पॉजिटिव तरीके से सुनते हैं। और जब कोई कहता है पॉजिटिव हूँ तो उसको हम अस्पताल में दाखिल करते हैं। ये एक अजीब तरह की विडंबना है, लेकिन ये जीवन का सत्य है। सत्य ये हो जाना चाहिए कि पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, निगेटिव का मतलब निगेटिव होना चाहिए। लेकिन हम चाहते हैं कि नकारात्मकता से हमेशा के लिए जिया नहीं जा सकता है। दूसरा है, ऐसा नहीं है कि सब चारों तरफ नकारात्मकता फैली हुई है। मेरी तो ये धारणा है कि हर व्यक्ति में, हर वक्त, हर पल, हर जगह एक तरह से अच्छाई का दर्शन आपको हो सकता है, करना चाहे तो। हम यहाँ बैठे हैं, प्रकृति की सुंदरता हम देख सकते हैं। आप यहाँ इतना प्यार और सद्भाव से यहाँ मेरे पास आए हैं, इसमें मैं अच्छाई देखता हूँ। दुनिया में डिस्प्यूट्स है, कन्फ्लिक्ट्स है, हिंसा भी है, लेकिन वो एक छोटा सा हिस्सा है। आम तौर पे पूरी दुनिया जो है खचाखच सकारात्मकता से भरी हुई है, अच्छाई से भरी हुई है। हम चाहते हैं कि लोग इसको जानें, इस पे विश्वास करें और एक आशा का माहौल पैदा करें। अब ये कैसे हो सकता है, इसके लिए हमने पाठ्यक्रम भी बनाया है, जो हम विश्वविद्यालयों के साथ अभी चर्चा में है। 2 विश्वविद्यालय में जल्दी ही लागू हो जाएगा। हमने सकारात्मकता के विषय पर, अच्छाई के विषय पर पिछले 6 महीने में 2 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किए हैं, जो कि ऑनलाइन थे, जिसमें दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लोगों ने हिस्सा लिया, उसमें अपने विचार व्यक्त किए। और इन सब से एक ही बात सामने आई कि हाँ, सकारात्मकता का प्रचार प्रसार करना बहुत आवश्यकता है। ये एक मिशन होना चाहिए और मैंने ये मिशन अपने जीवन के लिए ले लिया है। जहाँ भी रहूँगा, जैसा भी रहूँगा, जिस जगह रहूँगा, लेकिन मैं हमेशा सकारात्मकता वहाँ पर लाने की कोशिश करूँगा। जो है उसको बढ़ाने की कोशिश करूँगा, और कुछ नकारात्मकता है तो उसको भी थोड़ा सा अलग करके वहाँ पर भी कुछ अच्छा काम, कंस्ट्रक्टिव काम करने की सोचूंगा और लोगों को भी उसमें जुटाऊंगा। ये उसमें हमारा उद्देश्य रहा है। बहुत अच्छा इसको प्रतिसाद मिला है लोगों से। हम हर साल 2 या 3 साहित्यिक अंक निकालते हैं इसके ऊपर। अच्छाई का अभियान, यही उसका शीर्षक होता है। इस साल हम दिवाली में तृतीय पंथियों के बारे में, ट्रांसजेंडर के बारे में एक विशेष इशू निकाल रहे हैं, जो कि मराठी में है, बाद में अंग्रेज़ी और हिंदी में भी आ जाएगा।
तो कहने का मतलब यह है कि जहाँ पर हमने समाज के कुछ ऐसे तबके हैं जिनको हमने निगलेक्ट किया है, चाहे वो तृतीय पंथी हो, चाहे वो वेश्या व्यवसाय करने वाले व्यक्ति हो, चाहे वो बाल मजदूर हो, चाहे वो ईंट भट्टियों पे काम करने वाले मजदूर हो, इन सब लोगों को जो है हम अपने में अपना नहीं समझते। तो अगर अपना समझेंगे तो शायद इतनी दुष्टता से हम व्यवहार नहीं करेंगे उनसे। तो अभी हमारे पास करीबन 100 से ज़्यादा संस्थाएं जुड़ी है। तो हम चाहते हैं कि अभी जो छोटे छोटे जगहों पर काम चल रहा है उसको जो है उससे एक सकारात्मक नेतृत्व अगर हम बनाएं, हमारे जो प्राध्यापक है पढ़ाने वाले वो अगर सकारात्मक विचारों के हो, हमारा युवा वर्ग अगर सकारात्मक हो जाए, तो सिर्फ इस सोच से भी मैं समझता हूँ कि देश में बहुत अच्छा परिवर्तन आ सकता है। भारत का युवा आज कई बार दिग्भ्रमित महसूस होता है, तो आज के युवाओं के लिए आप अपने अनुभव से आज के युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो ये कहूँगा कि हमारे देश ने बहुत तरक्की की है पिछले 75 साल में, और इस तरक्की को युवा समझे, प्रशासन के भी कहीं अच्छे प्रोग्राम से उसको भी समझे, उसका लाभ उठाएं और आगे आ जाएं। और इसमें हाँ, परिश्रम की ज़रूरत हर एक को होती है। परिश्रम के सिवा देश नहीं बनता, समाज भी नहीं बनता, व्यक्ति भी नहीं बनता। तो आपको जो है सकारात्मकता का रास्ता पकड़ना चाहिए, परिश्रम की तैयारी करनी चाहिए और अपनी आशा आकांक्षाओं को ऊंचे स्थान पर रखना चाहिए। अंग्रेज़ी में एक कहावत है, नॉट फेलियर बट लो एम इज़ क्राइम। जो है अपयश या पराजय कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन छोटी उम्मीदें रखना, छोटी आकांक्षाएं रखना बहुत बड़ा गुनाह है। तो मैं युवाओं को यही कहूँगा कि आप जो है अपने में विश्वास करिए, देश में विश्वास करिए, प्रशासन के साथ मिलकर काम कीजिएगा। कितनी सारी सरकार की योजनाएं हैं जिसका आप लाभ उठाएं, तो उसी में देश की भी तरक्की है और आपकी भी तरक्की है। ज्ञानेश्वर जी के साथ सकारात्मकता को लेकर के तमाम तरह की बातें हुई और सकारात्मकता के इसी नोट पर मैं इस कार्यक्रम को यहीं विश्राम देता हूं। फिर मिलेंगे किसी और जगह, किसी और के साथ, किसी और शख्सियत के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।